लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सिंध के शासक राजा दाहिर की मुख्य सेना से सीधा टकराव। और ये टकराव कहाँ और कैसे हुआ, जैसा स्रोत बताता है? स्रोत के अनुसार दोनों सेनाओं का आमना सामना आधुनिक पंजाब में रावी नदी के किनारे के पास हुआ। ये सिंध अभियान की सबसे निर्णायक लड़ाई थी। स्रोत इसे एक भयानक जंग या घमासान युद्ध के रूप में बताता है, जिसमें दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। और राजा दाहिर? यहाँ स्रोत राजा दाहिर की बहादुरी का खास तौर पर जिक्र करता है। बताया गया है कि वो हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने अंत तक वीरता से युद्ध किया। हालांकि युद्ध के दौरान एक तीर लगने से वो हाथी से गिर पड़े और मारे गए। स्रोत में उनके लिए शहीद हो गए जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो उनकी वीरता को स्वीकार करता सा लगता है। राजा दाहिर की हार और मृत्यु, इसका क्या परिणाम हुआ फिर? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये जीत सिंध पर अरब नियंत्रण स्थापित करने के लिए निर्णायक साबित हुई। राजा दाहिर की मृत्यु के साथ ही सिंध के जो तत्कालीन शासक थे, उनका संगठित प्रतिरोध लगभग खत्म हो गया। ये उस युद्ध का चरम बिंदु था जिसके बाद सिंध का भविष्य बदल गया, जैसा कि स्रोत हमें बताता है। राजा दाहिर को हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम का अगला कदम क्या था? उनकी सेना ने आगे बढ़कर सिंध की राजधानी अलोर पर कब्जा कर लिया, जहां राजा दाहिर का खजाना और परिवार था। लेकिन उनका अभियान यही नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने उत्तर की ओर मुल्तान की तरफ कूच किया। हाँ, मुल्तान। स्रोत मुल्तान का जिक्र बड़े दिलचस्प अंदाज में करता है। इसे मदीनत-ए-ज़हब यानी सोने का शहर कहा गया है। बिल्कुल। इससे अंदाजा लगता है कि मुल्तान उस समय व्यापार और संपत्ति का एक बड़ा केंद्र रहा होगा, शायद बहुत समृद्ध शहर था। हाँ। मुल्तान की विजय कासिम के अभियान की एक और बड़ी उपलब्धि थी। स्रोत बताता है कि यहां भी उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। किलेबंदी थी वहां भी, लेकिन आखिरकार शहर पर उनका नियंत्रण हो गया। कहा जाता है कि यहां उन्हें भारी मात्रा में सोना और संपत्ति हाथ लगी, जिसने सोने के शहर वाले नाम को सार्थक किया। इस जीत के साथ ही सिंध और मुल्तान का एक बड़ा भूभाग उमैयद खिलाफत के अधीन आ गया। तो सैन्य विजय पूरी हो चुकी थी। अब सवाल आता है प्रशासन का। एक विजेता के रूप में मोहम्मद बिन कासिम ने जीते हुए इलाकों का शासन कैसे चलाया? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर स्रोत खास ध्यान देता है। देखिए, सिर्फ जीत हासिल करना ही काफी नहीं होता, उसे बनाए रखना और शासन चलाना असली चुनौती होती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सिंध और मुल्तान को फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहां एक मजबूत प्रशासन स्थापित करने की कोशिश की। और कैसा था वो प्रशासन? खास बात यह है कि स्रोत उनके शासन को बार बार न्यायप्रिय और आदिल बताता है। ये कहता है कि उन्होंने स्थानीय आबादी, जिसमें बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम थे, के साथ अच्छा बर्ताव किया। अच्छा बर्ताव और न्यायप्रिय, ये शब्द तो काफी सकारात्मक हैं, लेकिन क्या स्रोत कोई ठोस उदाहरण देता है कि ये कैसे किया गया, जैसे टैक्स व्यवस्था या स्थानीय लोगों की भूमिका के बारे में कुछ? स्रोत बहुत ज्यादा प्रशासनिक डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन कुछ संकेत जरूर देता है। ये उल्लेख करता है कि गैर मुस्लिमों को जिम्मी का दर्जा दिया गया। जिम्मी? हाँ, जिसका मतलब था कि वो जजिया नामक एक टैक्स चुकाकर अपने धर्म का पालन करने और अपने पूजा स्थलों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र थे। स्रोत जोर देकर कहता है कि लोगों को अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आज़ादी दी गई और उनके रीति रिवाजों का सम्मान किया गया। यहां तक कि कुछ स्थानीय ब्राह्मणों और अधिकारियों को प्रशासन में शामिल करने का भी जिक्र मिलता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, और ये पहलू गौर करने लायक है। मतलब स्रोत क्यों इतना जोर दे रहा है उनके इस कथित न्यायप्रिय और सहिष्णु रवैये पर। एक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि लेखक ये दिखाना चाहता है कि ये सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि एक बेहतर और स्थिर शासन की शुरुआत थी। दूसरा, ये भी संभव है कि ये बाद के इतिहासकारों द्वारा कासिम की छवि को एक आदर्श मुस्लिम शासक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हो। स्रोत की ये जो प्रस्तुति है, यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास लेखन में तथ्यों के साथ साथ नजरिए का कितना बड़ा हाथ होता है। ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है। एक युवा विजेता जिसने न सिर्फ युद्ध जीते, बल्कि स्रोत के अनुसार एक व्यवस्थित और सहिष्णु शासन की नींव भी रखी। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, इस कहानी का अंत सुखद नहीं है। स्रोत उनके अंत के बारे में क्या बताता है? हाँ, कहानी का ये हिस्सा काफी दुखद है। स्रोत के अनुसार 715 ईस्वी में उमैयद खलीफा अल-वालिद प्रथम की मृत्यु हो गई। ओह! उनकी जगह उनके भाई सुलेमान इब्न अब्द अल-मलिक नए खलीफा बने। और यहीं से मोहम्मद बिन कासिम के सितारे, आप कह सकते हैं, गर्दिश में आ गए। ऐसा क्यों? नए खलीफा से क्या दिक्कत थी? स्रोत बताता है कि नए खलीफा सुलेमान की
अल हजाज इब्ने यूसुफ से पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। हालांकि अल हजाज की मृत्यु कासिम के पतन से कुछ पहले ही हो चुकी थी, लेकिन सुलेमान का गुस्सा उनके सबसे सफल सिपहसालार यानी मोहम्मद बिन कासिम पर उतरा। मतलब चाचा की दुश्मनी की सजा भतीजे को मिली। हाँ, ये सत्ता परिवर्तन का एक क्लासिक मामला लगता है, जहां पुरानी वफादारियां नई दुश्मनी का कारण बन जाती हैं। स्रोत के मुताबिक खलीफा सुलेमान ने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के गवर्नर पद से हटाकर वापस दमिश्क, जो खिलाफत की राजधानी थी, बुला लिया। और फिर वहां क्या हुआ? वहां पहुंचने पर स्रोत बताता है कि उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें खजाने में गबन और खलीफा के आदेशों की अवहेलना जैसे इल्जाम शामिल थे। कुछ दूसरी कहानियों में राजा दाहिर की बेटियों से जुड़े आरोप भी मिलते हैं। हालांकि ये स्रोत उन पर ज्यादा विस्तार से नहीं जाता। और इन आरोपों का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत कठोर था। स्रोत के अनुसार उन्हें इन आरोपों के तहत कैद कर लिया गया और फिर अत्यंत दुखद रूप से उन्हें जेल में ही यातनाएं देकर मार डाला गया। ओह, इतनी कम उम्र में? हाँ, उनकी उम्र उस समय शायद महज 20 या 21 साल रही होगी। कुछ ही सालों के भीतर सिंध के विजेता का सफर अर्श से शुरू होकर फर्श पर खत्म हो गया। स्रोत